तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 5 जुलाई को होने वाला है जयपुर में शो इल्यूजन। डिस्क्रिप्शन में आपको टिकट की लिंक मिल जाएगी। टिकट डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल है। सूफी ट्रैम 50 का इस्तेमाल करके आप 50% डिस्काउंट ले लो और आओ शो देखने। ये सारे जयपुर वाले, जब मैंने पोल डाला था ना, वोट डाला था इंस्टाग्राम पर, तो 2500 से ज़्यादा लोगों ने बोला था कि भाई जयपुर में करो शो, जयपुर देखने आएंगे। ये साले इन लोगों ने मजाक किया मेरे साथ। 10% भी आ जाते तो मज़ा आ जाता है। कोई बात नहीं, लॉस तो झेल लेंगे हम। मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं शो 2-2.5 साल बाद रिलीज़ करूँगा शायद इंटरनेट पर। वो इसलिए कि तब अगर FIR होगी तो पैसे होंगे बचने के लिए। शो में कुछ अजीब सी बातें हैं भी, सो कॉल्ड लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। मेरा काम है, स्टोरी टेलर हूँ मैं। साइंस, फिजिक्स, महाभारत, माँ, फिलॉसफी सबको मिला के शो बनाया है, बहुत दिल से बनाया है। तो देखने आइएगा। और मैं एक बात आप सबको बड़ी ही जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि सबको बना हुआ शाहरुख खान चाहिए, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाकिर खान के बाद इंडिया से कोई इंसान मैडिसन स्क्वायर गार्डन भरेगा तो वो सूफी ट्रैम भरेगा, आप लोगों की दुआ की वजह से। माँ की दुआ लगी हुई है मेरे पास। कोई बात नहीं, इल्यूजन देखने आइए जिनको भी मन कर रहा है। सूफी ट्रैम 50 कोड का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट पे आ जाइए। मिलते हैं जयपुर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, जय हिंद। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रायम्फ हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलॉसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की, और आज थोड़ी बात होने वाली है भैया इंजीनियरिंग की, इंजन्स की, एमिशंस की, ईवी की और भविष्य की। कि क्या सही में हाइड्रोजन इंजन की पर बात चलने वाली है? क्या गाड़ियों में हाइड्रोजन इंजन आने वाला है? और क्या डिफरेंस होता है ईवी में, और कैसे बनती है बैटरीज, और क्या क्या होने वाला है? कितने एमिशंस है यार इंजन में? हमने कितनी दूर से सफ़र तय किया था? हमने चालू किया था स्टीम इंजन से, बॉयलर से, और चुके हैं आज इंटरनल कंबशन इंजन पर। बहुत लंबा सफर है। हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्रिय दोस्त शुभम लोनकार। ये वो इंसान है जिसने फर्स्ट हैंड देखा है मुझे मास्टर्स करते हुए, और ये गवाही दे सकता है कि मुझे मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलनी चाहिए थी। एनीवेज, हम बात करते रहेंगे, अपनी कॉलेज की बातें भी करेंगे और सारी की सारी बातें इसमें हो जाएगी, क्योंकि लोनकार साहब बहुत कहाँ काम करते नहीं बताऊंगा, मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रखे हैं, मगर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ईवी में काम करते हैं, एमिशंस के ऊपर उनकी रिसर्च भी हुई थी। प्रोजेक्ट किया था उन्होंने एमटेक में, पता नहीं कौन सा, मैं तो खैर डाउनलोड किया था ये वो, उससे मैंने जो भी प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था। एनीवेज, तो वीडियो चालू करते हैं। व्योम, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं बातें होती हैं, कभी थिएटर की, कभी कहानियों की, कभी मैथमेटिक्स की, और साथ ही साथ ज्यादती भी होती है कुछ लोगों के साथ। ड्यूटी के तुरंत बाद बुला दिया जाता है और कहता है बोलो। कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है रे। धूप है तो भी बोलो, बारिश है तो भी बोलो, ड्यूटी से आए हो तो भी बोलो। मगर ये हर बार मुमकिन नहीं होता है। मगर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। यस, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इंजन के बारे में। हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने आसपास की जितनी सारी टेक्नोलॉजीज है जिसे हम रोज यूज करते हैं उसे थोड़ा बेहतर समझें, ताकि दुनिया कहाँ है और कहाँ जा रही है ये हम बेहतर समझ सकें। तो हमने शुरुआत की थी, जैसे कि इसने कहा, स्टीम इंजन से, और वहां से हमने खत्म किया था ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन पर। अगर आप अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप वो वीडियो वापस दे सकते हैं। व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Am I right? मगर मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, ऐसा लोगों को लगता है। Yes. लेकिन आ नहीं रहे यार। ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली हर बार मैं इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाता, खुद को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाता। सो व्हाट इज द क्रक्स? द क्रक्स दैट आई एम सेइंग इज कि इस टॉपिक पर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। Unfortunately, I won't be able to help you. I'm out. But I wish you all the best. Thank you. तो बस जैसा कि कहा गया, डॉक्टर साहब ने एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन आज हम एक्सपर्ट लोग लेके आए हैं इंजन के ऊपर बात करने के लिए। तो हमारे लोनकार साहब हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा लोनकार साहब से। लोनकार साहब, 1 मिनट, ये KBC नहीं चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। Why are you gay? ऐसा नहीं है वो। तो यार देख, जब हम मास्टर्स भी कर रहे थे, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंजन्स के अराउंड, और उसके बाद ये बाय द वे गए भी ईवीज के अराउंड। क्यों ईवी पे मूव कर रहे हैं दुनिया, और आप भी ईवी पे काम कर रहे हैं? और क्या IC इंजन का भविष्य बिल्कुल ही खत्म है या क्या नहीं? इसके अराउंड आपके हिसाब से व्यूज़ क्या हैं आपके? तो देखो भाई, इंजन्स का व्यू पॉइंट देखने से पहले अपना व्यू पॉइंट देखते हैं। अपन ने भी जर्नी इंजन से शुरू की, तुम भी वही थे, हम भी वही थे, साथ साथ में। मैं कहाँ पहुँच गया? हम कहाँ रह गए, गुलाम रह गए। मजाक कर रहा हूँ, ये बात बहुत बड़े उसमें। कोई नहीं।
तो शुरू यहाँ से हुआ था कि इंजिन्स में भाई अपने को भी इंटरेस्ट है, बट इंजिन से पहले अपना इंटरेस्ट है साइंस। साइंस में अपने को क्या अच्छा लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, दोनों चीजें एक साथ भयंकर तरीके से सिर्फ इंजन में अप्लाई होती है। तो दोस्तों सबकी तरह अपना भी इंटरेस्ट, फर्स्ट लव बोल सकते हैं, है इंजिन्स। क्योंकि इंजिन्स में सबसे पसंदीदा अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनेगी स्लो मोशन में, तो देखा जाएगा कि इंजेक्टर से जब फ्यूल निकलता है और वो फ्यूल के छोटे 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 पार्टिकल्स जब एयर में मिक्स होते हैं और वो एयर और फ्यूल मिक्सचर का swirl, ये होता है स्लो मोशन। ये बहुत एक्साइट करता है और यही है जान इंजन की। ये मिक्सचर जितना सही, जितना सटीक, जितना यूनिक, उतना अच्छा कंबशन, उतना कम एमिशन, उतना ज्यादा एफिशिएंसी। तो यही अच्छा लगता था, यही पढ़ना चाहते थे। बट धीरे धीरे जितना पढ़े समझ में आया कि सब तो लोगों ने काम कर रखा है, कुछ नया लिखना है और 6 महीने के अंदर प्रोजेक्ट लिखना है। तो ईवी हॉट टॉपिक था भाई, हमने पकड़ लिया, बैटरी के साथ काम करना शुरू किया। तो आते हैं तुम्हारे सवाल पे कि क्या इंजन खत्म होने वाला है? नहीं, पक्का? इंजन पक्का। 150 साल से लोग सोच रहे थे भाई इंजन खत्म होगा क्या, आज तक तो खत्म नहीं हुआ। बैटरी इंजन से पहले स्टार्ट हुआ था। ये जब लोनकार साहब ने मुझे बताया था तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था। बैटरी इंजन से पहले, मतलब आप कह रहे हो कि ईवी कार्स पहले आने वाले थे आईसी कार्स से? बिल्कुल। तो ये इस पे थोड़ा रोशनी डालिए यार। तो हुआ यूं कि सबसे पहले बात तो शुरू हुई स्टीम इंजन से। अपने पहले वीडियो में तो बात हो चुकी है। स्टीम इंजन में होता था कंबशन एक्सटर्नली, इसीलिए उसको हम इंटरनल कंबशन इंजन नहीं बोलते। स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। उसमें लगता था सेटअप, भाई कहीं पे तुम स्टीम जनरेट करो, पानी गर्म करो, उबालो, उससे स्टीम निकालो, उस स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, ठीक है, तब तुमको कहीं जाके रोटरी मोशन मिलेगा, उस रोटरी मोशन का इस्तेमाल करो। ये होता था बड़ा सा सेटअप। जब इंटरनल कंबशन इंजन डिजाइन हुआ तो ये पूरा कंबशन इंजन के अंदर डाल दिया। तो इंजन रिलेटिवली साइज छोटी हो गई, इमीडिएट छोटी नहीं हुई, बट इनहेरेंटली वो कंबशन अंदर जाने की वजह से छोटी हो गई। ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन आया कब? 1800 साल के बाद, 1800 ईयर्स वाले फेस के बाद। ठीक है। उसी टाइम पे पहले, जबकि ये इंजन गाड़ी पे लगे उससे पहले ऑलरेडी हमने बैटरी गाड़ी पे फिट कर दी, और हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी वाली गाड़ियाँ यूएस मार्केट में पहले ही, यूएस यूरोप मार्केट में पहले ही फील्ड में आ चुकी थी। पर 1900 सदी आते आते इंजन में इतना बदलाव हुआ, सिर्फ इंटरनल कंबशन नहीं, इंटरनल कंबशन के साथ हमें लिनॉयर साइकिल आई, लिनॉयर के बाद ऑटो साइकिल आई, ऑटो के बाद डीजल साइकिल आई। ये सारे एफिशिएंट साइकिल्स को बना के इंजन काफी एफिशिएंट बन गया। तो इस फ्यूल पे काफी सस्ता मिला। भागना नहीं है इस पे, अब ये मजा आ रहा है, इसलिए थोड़ी वीडियो टेक्निकल बनेगी। ये जो सारी साइकिल्स तुमने बात करी, वो सारी साइकिल्स का क्या मतलब कि बेसिकली क्या फायदा हो रहा था कि हमने अलग अलग टाइप के साइकिल्स के हिसाब से हमने इंजन डिजाइन किए, और मेन दिक्कत इंजन के अंदर क्या थी जिसके लिए हमने अलग अलग, जैसे तुमने ऑटो साइकिल की बात करी और डीजल साइकिल की बात की, तो ऐसा क्यों हमने अलग अलग साइकिल्स की तरफ गए? तो क्यों गए वो तो उन लोगों को ही पूछना पड़ेगा, बट उन लोगों ने जो लिख के रखा है वो पढ़ के हम तर्क लगा सकते हैं। तो लिनॉयर साइकिल वाली जो इंजन आई, वो बेसिकली उसकी थर्मल एफिशिएंसी और ओवरऑल इंजन एफिशिएंसी, अभी जनरल पब्लिक के लिए हम लिमिट करते हैं अपने टेक्निकल जार्गन को। मान लो कि उसकी एफिशिएंसी कम थी। कैसे कम थी, कौन सी कम थी, क्या इक्वेशन था, उसमें नहीं जाते हैं, बट एफिशिएंसी कम थी। तो और इवेंचुअली एक बेटर साइकिल चाहिए थी जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, मतलब जिसमें हम कंप्रेशन करें फ्यूल मिक्सचर का, कंप्रेशन खत्म हो, कंबशन हो, कंबशन से पावर स्ट्रोक मिले, पावर स्ट्रोक से एग्जॉस्ट मिले। तो ये जो 4 स्ट्रोक साइकिल की हम बात करते हैं, ये 4 स्ट्रोक साइकिल की बहुत ज़्यादा नीड थी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, कंबशन काफ़ी अच्छा क्लीन करने के लिए, और ओवरऑल आपको अच्छी माइलेज मिलने के लिए। अब यहीं पे मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है क्यों अलग अलग साइकिल की टाइप आई। इसलिए यार थोड़ा दोस्तों के साथ बैठते हैं, थोड़ा मजा मस्ती लेते हैं। मुझे पता था कि मैं आसान भाषा में इसका जवाब दूंगा। बताओ क्या बात है, सबसे एफिशिएंट साइकिल कौन सी है? कार्नोट। कार्नोट साइकिल के हम करीब नहीं पहुंच सकते, सब कुछ आइडियल होना चाहिए। आइडियल होना चाहिए। तो जो साइकिल कम अराउंड कार्नोट साइकिल तक पहुंच जाए, वो साइकिल हाईली एफिशिएंट होगी। इसलिए अलग अलग टाइप की साइकिल हमने बनाई थी। ये 10 में से 1 मार्क मेरे। तो यस, तो वो सारी साइकिल्स हमने बात करी, हमने नए नए इंप्रूवमेंट किए, और फिर भी क्या दिक्कत आ रही थी फिर? तो दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही थी एक्चुअली। इंजन के साथ स्टार्टिंग से बहुत अच्छा होते गया,
अच्छा होते गया, पर इलेक्ट्रिक वाली के मुकाबले थोड़ा लेट हुआ था, इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले मार्केट में आ चुकी थी, लोग इलेक्ट्रिक यूज भी कर रहे थे। पर इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ये था कि मोटर तो बन चुकी थी, पर बैटरी टेक्नोलॉजी उस वक्त की उतनी सुपीरियर नहीं थी कि आपको लंबी लंबी दूरी तय करने में मदद करे। पर इंजन भले धीरे स्टार्ट किया टर्टल की तरह, बट उसने धीरे 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 जो मेन प्रॉब्लम थी रेंज की वो सॉल्व कर दी। पहली प्रॉब्लम थी पेट्रोल इजीली अवेलेबल होना, जो यूएस यूरोप मार्केट में उस दौर में लाके कर दिया इमीडिएट हो गया। yes. पेट्रोल अवेलेबल हो गया, पेट्रोल इंजन में डालना आसान था, और पेट्रोल इंजन में डाल के लंबी लंबी दूरी तय करना आसान था। और उस वक्त की नीड थी कि लोगों को लंबा ट्रैवल पसंद था, गाड़ी ली है तो कई 100 किलोमीटर तक जाना, दूसरे स्टेट में घूमना पसंद था, जो इलेक्ट्रिक के साथ पॉसिबल नहीं था। बार बार चार्जिंग करना, उन बैटरीज का वेट, उस टाइम की बैटरीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंजन ने अपना गेम चेंज कर दिया। इंजन ने चीज़ों को आसान कर दिया, और क्योंकि इंजन पिक कर रहा था तो किसी ने इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की शायद कोशिश भी नहीं की कि कैसे हम बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, तो ये धीरे धीरे साइड हट गई और गाड़ियाँ चलने लगी तो सारी पेट्रोल डीजल की चलने लगी। तो वही है जो तो जब मैं अपने मास्टर्स के दिन की याद है ना, हमारे सबसे अच्छे जो टीचर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था मुझको किया था, मेरे गाइड थे वो, नांदगांवकर नाम था उनका, बहुत बेहतरीन इंजीनियर बाय द वे, बहुत बेहतरीन इंसान थे वो। तो खैर क्रिएटिव डिफरेंस हो गए थे, मैं थिएटर करने लगा था, तो वो काम कर रहे थे, याद है तुम्हें कि वो लेज़र इग्निशन पे काम कर रहे थे। यस। तो जितना मैं समझ रहा था कि हर तरफ बस एमिशन कम करने की दिक्कत हो रही थी, और हम कुछ भी कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी जो इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा है उसको कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाएंगे। बहुत स्पीड चल रही है और कोई ना कोई लिमिटेशन है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप कंप्लीटली प्योर बर्निंग नहीं कर सकते, अंदर फ्यूल सारा नहीं जला सकते अंदर, इसलिए आपके टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे, हाँ ये सब निकलते रहेंगे। नांदगांवकर सर क्या काम कर रहे थे, जितना मैंने पढ़ा था भाई, इंजन विंजन लगा हुआ था लैब के अंदर, कि वो लेजर से इग्निशन करना चाह रहे थे। नहीं, होल्ड हाँ। हम वो हाई टेक्नोलॉजी पे पहले आते हैं, पहले बेसिक पे जाते हैं, क्योंकि नांदगांवकर सर जी का नाम लिया है। हाँ। तो उन्होंने जो हमारी जिंदगी में रोशनी डाली है, नहीं वो तो परेशानी डाली थी मेरे नहीं बट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाँ। आपको भी सुनने में मजा आएगा। नांदगांवकर सर का प्राइमरी सब्जेक्ट था आईसी इंजन मॉडलिंग। हाँ। और आईसी इंजन मॉडलिंग में वो क्या करते थे, तुमने जो बोला कि कंबशन क्लीन होना जरूरी है, हम आज तक उसको क्लीन इतना नहीं कर पाए, इतनी एफिशिएंसी नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट स्टेप हो गई। इसकी फर्स्ट स्टेप है कि इसको मैथमेटिकली मॉडल करना, कंबशन को मैथमेटिकली मॉडल करना, यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हमको नांदगांवकर सर करते थे और सिखाते भी थे। माँ कसम। और एक मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, उन्होंने जब सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया था, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने जो पढ़ाया था और जब एग्ज़ाम हुआ वो एक नोट लिख के गए थे, जिसके बाप में दम है सॉल्व कर लेना एग्जाम। भाई कुछ नहीं मिल रहा था, मैं कहा ये क्या था, मेरी सिलेक्शन हो गई है। उस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे यार, फुल तो मजेदार था यार। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग टू मॉडलिंग वाला टॉपिक, मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था कि वो इस चीज़ को तक मॉडलिंग करते थे। सिर्फ वो नहीं, मतलब ओवरऑल जो लोग इस डोमेन में रिसर्च करते हैं वो सारे इन चीज़ों को मॉडल करते हैं कि फ्यूल और एयर, एक लिक्विड और एक गैसियस नेचर, इन दोनों का पहले नेचर एक करवाना है। या तो दोनों को फ्यूल लिक्विड कराओ पर फिर भी ये मिक्स नहीं होंगे, और दोनों को गैसियस कराओ। अब दोनों को गैसियस कराने के लिए लिक्विड तो पेट्रोल या फ्यूल तो आपका लिक्विड फॉर्म में ही है, उसको पहले हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करवाना होगा। हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करवाते समय इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगे, वो ड्रॉपलेट्स एक टेम्परेचर पे आके इवापोरेट होंगे, फिर इवापोरेटेड मिक्सचर एयर के साथ ठीक से मिक्स होगा, और उस मिक्सचर को फिर तुमको जलाना है सही तरीके से। हर स्टेप में है चैलेंज। क्या बात है। बाय द वे, जिनको लग रहा होगा मॉडलिंग का मतलब क्या है कि रैंप वॉक हो रहा था, वैसा नहीं है। मॉडलिंग अगर सिंपल शब्द में बोलूँ तो एक कह लीजिए कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे देना उस सारी चीज़ों को, वो मॉडलिंग में कहला सकता है। और बात रही इवेपोरेशन की, ड्रॉपलेट्स बनवाने की, ड्रॉपलेट बनाने का मतलब क्या होता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स होंगे, आप हम सबको पता है स्फेयर का सरफेस एरिया, तो जैसे ही नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बढ़ जाएंगे, सरफेस एरिया इतना बढ़ जाएगा वहाँ पर, जब बहुत सारे बूंद निकल जाएंगे कि सरफेस एरिया बहुत होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। इस चक्कर में अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स
इंजेक्ट होंगे इंजन के अंदर तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट करेंगे, इसलिए इंजेक्शन वाले काइंड ऑफ हमारे पास बाइक्स आती है। पहले कार्बोरेटर था, कार्बोरेटर उस कदर उसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, मिक्सचर सही से नहीं कर पाता था, इसलिए इंजेक्टर आ गए हैं जो आप देखते हैं कि आपके नए नए गाड़ियों में, पास तो बहुत महंगी बाइक है एनीवेज उसके अंदर इंजेक्टर लगा होता है कि कैसे वो ड्रॉपलेट मिक्सचर को वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेंगे। Yes. एनीवेज यस, तो इंजेक्टर से जो ड्रॉपलेट्स बनते थे, हमने भी कोशिश की कि ये ड्रॉपलेट फॉर्मेशन का मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखे या कोई मॉडल बने और इस पे कोई रिसर्च हो, क्योंकि आ गए हम फिर से अपने फंडामेंटल साइंस पे, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पे। तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैंने इस दौरान कई सारे पेपर्स पढ़े जिसमें प्राइमरीली कुछ रशियन पीएचडी होल्डर्स के थीसिस थे। ओह, और उन्होंने क्या थीसिस लिखी है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन थीसिस पे उन्होंने उस दौरान, मतलब 1960 1970 के दौरान, जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, जब हम इतने हाई कंप्यूटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कोई मशीन यूज नहीं कर सकते, है तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन, उस ह्यूमन ब्रेन को ये कंप्यूटेशन सॉल्व करना है, तो तुम सोच सकते हो कि उस दौर में बिना किसी सिमुलेशन के तुमको ये इंजन डिजाइन करना है, ये इंजन को उतना एफिशिएंट भी बनाना है, और ये कंबशन जैसे तुम्हारे दिमाग में और बुक में हो रहा है वैसे एक्चुअल इंजन में भी होना है। वाह। तो वहाँ तक हमने इंजन के ऊपर काम करा, लेकिन अब यहाँ से बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, वरना डायरेक्टली ईवी के अराउंड आते हैं। ईवी की उम्मीदें कैसी है, और ईवी जो चीज़ें जो तुमने काम किया बेसिकली, जैसे हम समझते थे, हम एक ज़माना था जब बोलते थे कि इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोटिव के लिए इंसान जर्मनी जाता था, मतलब वहाँ पे सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, हाँ। मगर अब चाइना जा रहे हैं लोग, बिकॉज ईवी में चाइना मार्केट खा चुका है, ऐसा जो वो गाड़ियाँ बना रहे हैं। ईवी का मेन चैलेंज क्या है, ईवी किस कदर और एफिशिएंट होने वाली है, सारा कुछ जो है वो आप बताओ वर्ड बाय वर्ड, सीन बाय सीन अपने हिसाब से। करेक्ट। तो देखो, चाइना ने काफ़ी टाइम पहले ही सारी टेक्नोलॉजी के रेस में सबको ऑलरेडी ओवरटेक कर दिया है। तो चाइना ऑलरेडी इस दौर तक पहुंच चुका है कि वो हमारे आज के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वो सॉल्व करके बैठा है, और वो जिन प्रॉब्लम्स के साथ बैठा है वो हम आज इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। आँख नहीं खुल पा रही। एग्जैक्टली। ईवीज का चैलेंज है उनकी बैटरी, हाँ, उनके सेमीकंडक्टर्स, उनके कॉपर्स, और इन सब में लगने वाले जितने भी मटेरियल्स है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनका पहले तो एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन और फिर उसका डिस्पोजल। ठीक है। जितना एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन डिफिकल्ट है, उतना ही इनका रिसाइकलिंग और इनका डिस्पोजल डिफिकल्ट है। मतलब जो बैटरी मान लीजिए खराब हो गई तो टेक्निकल टर्म्स में वो भी एमिशन ही है। लोग जो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से एमिशंस कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बैटरी जो है वो अलग टाइप की जहर मान लीजिए, उसका एमिशन वो अलग टाइप की जहर है, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए अलग टाइप का जहर है, जो भी चीज़ें हो रही है। तो ये मत समझना कि ईवी से एमिशंस नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मिथ है पहले। यस, तो डायरेक्टली बैटरी को जहर या एमिशन नहीं बोलते, हाँ, मतलब हमारी रोजी रोटी है भाई, पैर मत दो। मेरी भी रोजी रोटी है ये, लोग बस कोलैब करने नहीं देते मेरी ऑडियंस। तो एमिशन तब होगा जब ये पोल्यूटिंग नेचर में किसी नेचुरल अनपोल्यूटेड सोर्स के साथ मिक्स करेगा। इसीलिए जब इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो इसको सही तरीके से हैंडल करना और बिना किसी पोल्यूटिंग नेचर में ट्रांसफॉर्म होने देते हुए इसको सही तरीके से रिसाइकल या रीयूज़ करना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पे चाइना भी बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। एडिशनली जो उसका ईवी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो है कि तुम्हारे पास टेल पाइप से कोई धुआं नहीं निकलता भाई, जो भी निकलेगा वो एनर्जी जनरेशन सोर्स से निकलेगा, गाड़ी जल के निकलेगा। 2-3 बार केसेस मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं फ्लो में बहुत इधर उधर निकल जाता हूँ, तो ठीक है। नहीं, इतना सच नहीं बोलते। नहीं, कुछ गाड़ियाँ जलती हैं तो इंजन की ज़्यादा जलती है। बाय द वे स्टैटिस्टिकली बहुत सारे एविडेंसेस है कि इंजन की गाड़ियाँ ईवी से ज़्यादा चलती है। बट एनीवेज, देखो कुछ भी कह लो, स्टैट्स के हिसाब से बहुत सेफ है एयर ट्रैवल, लेकिन एयरप्लेन में ही फटती है भाई, ठीक है, वो टर्बुलेंस में फटती है, तो वो तो हम तो बात कर सकते हैं। ठीक, सही बात है। तो ईवी के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये भी है कि उसके टेल पाइप से कोई धुआं नहीं निकलता। तुम जितनी क्लीन एनर्जी यूज करोगे उतना उसका टोटल, मैं बोलूँगा क्रैडल टू ग्रेव एमिशन, मतलब क्रैडल मतलब जहाँ पे बच्चा जन्मता है और ग्रेव मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी का एमिशन देखा इतना आगे यार मुझसे ये मैं समझ ही नहीं था, मैं तो हाँ बोल रहा था, अंग्रेजी के शब्द देखो। तो ये सारी दिक्कत हमेशा ईवी टेक्नोलॉजी में बस वही आ रही है कि बैटरीज को
बनाने की दिक्कत नहीं है अभी। Yes. बैटरी को खत्म होने के बाद उसको कैसे डिस्पोज करेंगे उसकी दिक्कत है। तो वहां पर सारे के सारे बड़ी बड़ी कंट्रीज लग रही है। तो जो पहले हमारे पास दिक्कत थी एक जमाने में, जब आप बोल रहे हो कि आईसी इंजन आने से पहले लोग काइंड ऑफ मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे थे, उन्होंने वहां पे ध्यान देना इसलिए बंद कर दिया था कि पहले बैटरीज का मुश्किल हो रही थी, अब बैटरीज की मुश्किल नहीं है। और अब पूरे के पूरे फोकस कर रहे हैं हम, अब उसको ईवी ही बनाएंगे सब कुछ। आईसी को हटाना जरूरी क्यों हो रहा है? कौन बोला आईसी को हटाना जरूरी है? आज भी आईस का क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं है किसी के पास। अच्छा, एग्जैक्टली क्योंकि आप इलेक्ट्रिक को हर जगह नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके एक्सकावेटर्स है, जो आपका जेसीबी है, जो हाई पावर, हाई टॉर्क, हाई डिमांड वाला जो भी आपका मैकेनिकल वर्क है, वहाँ पे आज भी आपको इंजन नहीं लगेगा। आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक बैटरी से वो काम करवाना है तो हाँ किया जा सकता है, बट उसका एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी तो जस्टिफाई होना चाहिए। आप सिर्फ अपने पैसेंजर कार में, आप अपने बसों में, ट्रकों में, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ ऑल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं क्लीन एनर्जी का। आज भी ऐसी जगह के एप्लीकेशंस है जहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ये अभी भी, हालांकि कुछ एक दो एविडेंसेस हैं जहाँ पे पूरे ग्लोब को एक इलेक्ट्रिक एयरप्लेन ने सर्कल किया है, बट उस प्लेन की कॉस्ट बहुत तहलका बहुत ज़्यादा ही हो गया ऑब्वियसली। तो वही है दिक्कत। मैं ये बोल रहा हूँ कि सीधे से शब्दों में, ठीक है, तुम्हारे पेट पे लात पड़े मुझे क्या लेना कि अगर ईवी के ओवरऑल इमिशंस की बात करें, जो डिस्पोजल ये सब वो सब, और आईसी इंजन के डिस्पोजल की बात करें, एमिशंस की बात करें, तो ज़्यादा अभी नेचर में कौन खतरनाक है, कौन ज़्यादा एमिशन निकाल रहा है? वेरी गुड। इस चीज़ को कहते हैं अगेन एमिशन एनालिसिस या ओवरऑल लाइफ साइकिल एमिशन एनालिसिस, LCA करके इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। तो इसमें तुमको सोचना क्या क्या है, तुम देखो, 2 गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी इंजन, एक गाड़ी इलेक्ट्रिक। इस गाड़ी में जितने भी पार्ट्स लगते हैं, उन पार्ट्स का रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन से लेके ये गाड़ी की टोटल लाइफ, ऑपरेशनल लाइफ से लेके उसके डिस्पोजल तक, जहाँ जहाँ जितना जितना एमिशन हुआ है वो सारा एमिशन कैलकुलेट करना पड़ता है। सेम इस गाड़ी के लिए करना पड़ता है, तब जाके तुमको फाइनल रिजल्ट मिलता है कि उसका ओवरऑल लाइफ में कौन ज़्यादा पोल्यूटिंग है। ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना डेटा ही नहीं है तुम्हारे पास। देखो एकदम सही से बताएंगे। देखो मैं बिजली बनाने के लिए, अगर मान के चलते दुनिया में सब इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चल रहे हैं, तो सबको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। आजकल तो लाइट ही नहीं मिलती ना, अब तो चलो ठीक है हमारे पास सबके तरफ बिजली है। बिजली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम क्या नाम है पोल्यूशन कर रहे हैं। Yes. इंडिया, हमने जैसे मैंने एक वीडियो में बात की थी कि भाभा साहब के विजन से शायद 100-150 साल बाद हम क्या नाम है टेक्निकल टर्म्स में न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट 3 पे पहुंच जाएंगे, थर्ड टाइम पे पहुंच जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अभी इंडिया में काइंड ऑफ कोल ही है, मोस्ट वही है। तो एमिशन वो कर रहा है, बिजली बनेगी, बिजली हर तरफ बिजली की गाड़ियाँ होंगी, तो कितना इस्तेमाल होगा, कितना पोल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद बैटरीज खराब हो जाएंगी, तो बैटरीज के डिस्पोजल की बात है। तो मुझे दिख रहा है कि शायद यहाँ पे बाजी पोल्यूशन में इंजन मार नहीं इलेक्ट्रिकल मार रहा है। तुम्हें नहीं लगता? अच्छा नहीं, इलेक्ट्रिकल तो मार रहा है डेफिनेटली। जो हमारा जिस तरीके से हम व्हीकल ओनरशिप में हमारा रैंकिंग है, दूसरा तीसरा, हम 5वें से अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ इंडिया यूज करता है, एक आध दूसरा कंट्री और हमसे ज्यादा यूज करता है, नहीं तो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं जानबूझ के वेरी बर्ड बोला था। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर इसमें से जितनी ज्यादा गाड़ियां हैं उतनी ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होती है तो इमीडिएट टेल पाइप एमिशंस हम रिड्यूस कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। ठीक है। अब बचता है कोयले से आने वाला एमिशन। हाँ। अब कोयले से आने वाला एमिशन तो आप 1-2 साल या 10 साल में तो कम नहीं कर पाओ, बट धीरे धीरे अपना विजन तो है जो हमें बाबा साहब ने दिया है। बहुत इन दोनों चीजों को भी हम साइड में रख दे तो एक और एडवांटेज है डॉलर का। जो पेट्रो डॉलर के लिए आज हम परेशान हैं, नहीं अभी तो ईरान परेशान वो अलग बात है। वो परेशानी भी तो इससे ज्यादा है, उससे भी तो छुटकारा पाना है कि नहीं पाना है। तो इन दोनों चीजों को रखते हुए तो ईवी का पल्ला हमेशा भारी है। तो फ्यूचर इलेक्ट्रिकल होने वाला है। यस, लेकिन मैं फ्यूचर हमेशा ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि देखिए, रही बात एमिशन के टर्म्स में, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शायद इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा एमिशन करती है, क्योंकि देखो जितने लेवल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन होगा उतना ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी लॉस होगा। आईसी इंजन में क्या है, पेट्रोल जाएगा, इंजन में ब्लास्ट करेगा,
और वहीं से एनर्जी निकल के आ रही है। हमारे पास एक ही मैकेनिकल सिस्टम है जो कि एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या है कि पहले एक वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, वहाँ एक लॉस, फिर ट्रांसमिशन का लॉस, फिर चार्जिंग का लॉस, ओवरऑल लॉसेस बहुत ज़्यादा पार्ट्स में हैं। तो जिस चक्कर में अभी मैं बोलता हूँ कि दुनिया, हाँ फ्यूचर ठीक है इलेक्ट्रिकल शायद हो सकता है, लेकिन मैं तो शायद हाइड्रोजन के ऊपर हम बात करते हैं अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना इस समय शायद सही नहीं है। ये तुमने एक चीज बताई हाँ। कि स्टेप बाय स्टेप लॉसेस हाँ। जो इलेक्ट्रिकल में है वो ज्यादा है, हाँ। बट हमने पेट्रोल एक्सट्रैक्शन से लेके यहाँ तक के लॉसेस भी तो काउंट करने हैं। इसलिए तो सीआर था हमारा, इसलिए तो आगे निकलता है, यही बोलना चाह रहा था। बेहतरीन बात है। तो इसलिए जो चीज़ है कि दोनों के एमिशंस में अगर हम एंड पे पहुंचेंगे तो सही बात में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कम एमिशंस में आ चुका है, इसलिए वो एफिशिएंट है, इसलिए हमें वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम न्यूक्लियर पावर पे पहुंच जाएंगे, जैसे भाभा साहब का विजन है कि हमने थर्ड उसमें कर दिया है, मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा बना देंगे, तो फिर तो बेहतरीन चीज़ है कि बहुत ही एमिशन कम हो जाएगा। अब आते हैं मेन पावर के ऊपर, ईवी की गाड़ियों में ज़्यादा टॉर्क और स्पीड है या फिर पेट्रोल वाली में? ईवी में, पेट्रोल आईसी में, ईवी में ज़्यादा टॉर्क है, सब कुछ ईवी का ज़्यादा है। मतलब हाँ, अभी देखो हाँ, अगर दो गाड़ी बनानी है तो स्पेक तो चूज करना डेवलपर के हाथ में है, वो ज्यादा चूज मोटर ज़्यादा इनिशियल टॉर्क, मोटर का ग्राफ टॉर्क का हमें हाँ, पता है, इनिशियल टॉर्क मोटर सबसे ज्यादा देती है, तो वही पिकअप एडवांटेज है। हाँ, इसलिए चोर लोग आजकल देखना ईवी पे घूम रहे होंगे शायद, मेरे हिसाब से। पहले केटीएम पे थी। पर्सनल अटैक मार रहा है अब मुझ पे, ठीक है, केटीएम नहीं ली थी मैंने भी अभी, ठीक है। तो अब ये सब सारी बातें हो गई, अब थोड़ी सी बात 5-10 मिनट की इस पर करते हैं कि हाइड्रोजन, इन्होंने मुझे बोला था कि हाइड्रोजन इंजन भी गाड़ियों में आने वाला है। yes. क्या सही में हाइड्रोजन की ताकत को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं एक छोटे से जगह? क्यों नहीं, मतलब लिमिट्स तो है नहीं किसी पॉसिबिलिटीज की। लेकिन हाइड्रोजन के साथ दिक्कत, मैं तुमसे जो बोला था कि हाइड्रोजन के साथ दिक्कत है, तुम इसको इंजन में स्टेबलाइज भी कर दोगे, एनर्जी भी निकाल लोगे, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ किसी गाड़ी का तब वो ब्लास्ट कर सकता है चीजें, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है यार। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है, यस, बट हमें दिक्कत उसकी फ्लेमेबिलिटी की नहीं है। हमारा दिक्कत क्या है कि गाड़ी क्रैश के समय हाइड्रोजन कैरिंग सिलेंडर को कुछ ना हो। तो टेक्नोलॉजी है ऐसी कि आप ऐसा हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर बनाओ ऐसे मटेरियल्स का जो बुलेट प्रूफ हो। क्या दिक्कत है? आपको हाइड्रोजन कौन सा बड़े क्वांटिटी में स्टोर करना है? आपको कंप्रेस करके छोटा स्टोर करना है। आप छोटा सा महंगा बॉक्स डालोगे, जहां आप बैटरी पे खर्चा कर रहे हो वहाँ सिलेंडर पे खर्चा करोगे। दिक्कत क्या है? तो बेहतर क्या होगा कि इंडियंस या फिर दुनिया ज़्यादातर ईवी में जाएं, बैटरीज को काइंड ऑफ कैसे डिस्पोज करना है, कितनी अच्छी बैटरीज बनानी है, कितनी रिप्लेसेबल बनानी है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, या फिर दुनिया जो है हाइड्रोजन इंजन को बनाने में चले जाए, हाइड्रोजन को अच्छे से स्टोर करने में ले जाए? दोनों में से बेहतर क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखो, हाइड्रोजन का सोर्स भी अगेन मैटर करता है, हर एनर्जी का सोर्स मैटर करता है। एनर्जी का सोर्स जितना क्लीन उसका एप्लीकेशन उतना ही बढ़िया। हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन भी आता है, ग्रीन हाइड्रोजन भी आता है, ब्लू हाइड्रोजन भी आता है। तो जितना ग्रीन सोर्सेज से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना हमें फिर उसके एप्लीकेशन में फ़ायदा दिखेगा। अभी तक हम इलेक्ट्रिक पे पहुँचे हैं, इलेक्ट्रिक पे पहुँचने के बाद जब हम ग्रीन सोर्सेज यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल रहे हैं और उससे गाड़ी चला रहे हैं, तब तक इलेक्ट्रिक अच्छा है। तो हर कंट्री को अपना स्ट्रेटजी खुद डिफाइन करना होगा, हर कंट्री को अपना वे फॉरवर्ड, अपना एनर्जी सिक्योरिटी खुद डिफाइन करना होगा कि किसी कंट्री के लिए हाइड्रोजन अच्छा हो, किसी के लिए इलेक्ट्रिक अच्छा हो, किसी के लिए पेट्रोल अच्छा हो। अब मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज तो नहीं बोलेंगी नहीं आज हमें इलेक्ट्रिक ही जाना है भाई, उनके पास तो तेल बहुत है, वो उनके तो पास अमेरिका है। थोड़ा बहुत तो होना पड़ता है। यस। तो उसमें मेरे हिसाब से अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया को ज़्यादातर इलेक्ट्रिक में काम करना चाहिए। बाबा साहब जो विजन रखे गए हैं 100-150 साल बाद शायद हम नहीं रहेंगे तो मैं तो बच्चे नहीं होंगे, इसके होंगे, तो इसके बच्चे, इनके बच्चे के बच्चे जो होंगे वो शायद एक ऐसे बेहतर कल में रहेंगे इंडिया में, जहाँ पर शायद हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी दुनिया से फॉर एनर्जी, थर्ड रिएक्टर आते साथ ही, और उसके बाद ईवी रहेगा, तो हमारे पास क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी रहेगा, ट्रांसमिशन भी रहेगा और एप्लीकेशन भी रहेगा। तो ये बेहतर रहेगा इंडिया के लिए, आई गेस। डेफिनेटली। और कुछ बोलना है आपको इस टॉपिक के ऊपर जो आपको बोलना है, क्योंकि वीडियो बहुत हो गई है लंबी? बताओ। नहीं भाई, हम ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं, बट आपने एक और चीज़ हमें बतानी चाहिए सबको कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिक और इंजन और एमिशन के ऊपर ही थे, तो इलेक्ट्रिक के एमिशन के फ़ायदे तो बता दिए, बट इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है।
मतलब जैसे आप ऑटोनॉमस व्हीकल किसने बनाई सबसे पहले? तो मुझसे नहीं पूछेगा, मैंने मास्टर्स ऐसी की थी। हाँ टेस्ला। हाँ ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिक पे बनाई क्योंकि बनाना आसान है। एसडीवीज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड गाड़ियाँ या सॉफ्टवेयर से चलने वाली गाड़ियाँ उतनी ही आसान हो जाएंगी जितने उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। हाँ मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हैंडल करना से ज़्यादा आसान है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिमोटली, आइसोलेटेडली, ऑटोनॉमसली हैंडल करना। तो वो एक एडवांटेज और है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। और मैं कसम से बता रहा हूँ, ठीक है कितनी दुनिया में टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं हमेशा चाहूँगा कि भैया चीज़ें मैकेनिकली कनेक्टेड हो। ठीक है भाई, क्यों? मैं बता रहा हूँ, मेरे पास, मैं बाइक का नाम नहीं लूँगा, मेरी बाइक का स्टैंड था, सेंसर पे लगता है कि स्टैंड लगा है कि नहीं, मेरा स्टैंड ऊपर उठा हुआ है, बाइक बोल रही है कि स्टैंड लगा हुआ है और स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सेंसर के साथ दिक्कत, मैं कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकता। जो तुमने फ़ायदा बोल रहे हो, मैं हमेशा मैकेनिकली कनेक्टेड मोशन, एक दूसरे से अलाइन वाली चीज़ों में प्रेफर करता हूँ। ये मेरा टेक है। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। नहीं ठीक है, समझ सकता हूँ। मेरे पिताजी भी जब लैंडलाइन से फ़ोन करते थे तो उनको अलग कॉन्फिडेंस आता था, भाई तार जुड़ा हुआ है, इसमें आवाज़ कटती नहीं है। उस टाइम के मोबाइल फ़ोन से नहीं आता था, भाई बहुत खरखर है, आवाज़ नहीं आती, छूट जाती है। वो दिक्कत थी। पर हम शिफ्ट हुए ना मोबाइल पे, वैसे तुम भी हो जाओगे। ऐसे धीरे धीरे ना जो टॉन्ट से मारते हुए चले गए हैं। लेकिन कितनी आयरनी की बात है यार, टेस्ला जिसके नाम पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, कंपनी चल रही है, वो इंसान खुद किसी होटल में भुखमरी में मरा था। इंसानी दिक्कत ये है शायद कि किसी लेजेंड का नाम इस्तेमाल करके बस पैसा कमा सकते हैं। ये आज उसके साथ हो गया है। बहुत, मैंने वीडियो बनाई है टेस्ला के ऊपर, वो भी देख लेना। और कुछ बोलना है शुभम भाई? नहीं भाई। और आप और मैं, इनके और मेरे मास्टर्स में बता देता हूँ कि ऐसी जर्नी रही है कि ये गवाही दे सकते हैं कि मास्टर से क्लास लेने के लिए मैं सिर्फ थंबप्रिंट तक आता था कि मैंने लगाया कि मैं प्रेजेंट हूँ और मैं एब्सेंट हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि तुमको शायद मास्टर्स इन थिएटर या मास्टर्स इन क्या बोलते हैं, एक्टिंग, ये देखना था। बट तुम्हारा शायद देखने में कुछ इधर उधर हो गया, इसलिए एडमिशन आ गया। हुआ क्या ना कि मास्टर तुम्हें करनी थी, बीच में इश्क हो गया। जिस चक्कर में सोचा कि एक्टिंग कर लेते हैं यार, और वो खैर वो तो इल्यूजन, अगर आई गेस ये वीडियो इल्यूजन शो होने के बाद आई होगी, और नहीं आई होगी तो प्लीज़ इल्यूजन जो है शो जो है 27 जून को दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में, और 5 जुलाई को है मेरा जयपुर में। तो टिकट बुक कर लेना, उसमें सारी बातें हो सकती है। और बहुत मज़ा आया, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। आई गेस ख़त्म करते इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।